क्लास 10 साइंस है हम लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अगले वाला लेक्चर में हम लोग धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण के बारे में। तो फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कि सबसे पहले तत्वों की संख्या जो है वो 114 है। कितना है? 114 है। 114 तत्वों को उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। इस आधार पर धातुओं की संख्या 92, अधातुओं की संख्या 22 और उपधातुओं की संख्या 7। उपधातुओं की संख्या 7। फिर धातु और अधातु के प्रॉपर्टीज का कुछ वैसे तत्व मिले जिनके अंदर धातु का भी प्रॉपर्टीज था और अधातु का भी प्रॉपर्टीज था, जिसे हमने एक अलग कैटेगरी दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। फिर धातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़े थे कि धातुओं में जो होती है वो चमक होती है। क्या होती है? लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। अपवाद है कि ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें चमक होता है। जो अधातु है फिर भी इसमें क्या होता है? चमक होता है। बाकी किसी में चमक नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है कि धातुएं जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो लैटिस स्ट्रक्चर में धातु के अंदर जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कुछ त्याग देते हैं, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसे हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के चलते ही धातु में क्या होती है? चमक होती है, जो अधातु में नहीं होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे हार्डनेस, कठोरता। तो धातुएं जो होती है जनरली क्या होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है। जनरली क्या होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है। नहीं, अपवाद में पारा, अपवाद में पारा। क्योंकि धातु और अधातु में बता चुके हैं कि अधिकतर धातुएं ठोस होती है, लेकिन एक ऐसा धातु होता है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, वो क्या होता है? पारा। और अधातु में भी एक ऐसा होता है, अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो एक अधातु ऐसा होता है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। तो अधिकतर धातुएं जो होती है हार्ड होती है, कठोर होती है, नहीं। लेकिन अपवाद में कौन सी? पारा। हाँ, कुछ धातुएं वैसे हैं जो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और वो है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे धातु का नाम बताओ जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो किसी एक का नाम हम क्या करेंगे? रख देंगे, या ऑप्शन में देगा तो इसमें से कोई एक ही देगा। उसके अलावा कुछ धातु जो होते हैं, लेकिन अधातुएं जो होती है वो क्या होती है? हार्ड नहीं होती, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब उसके ऊपर जब हथौड़ा बजड़ाओगे तो क्या हो जाएगा? वो चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कोयला हो गया, कौन सी हो गया? कोयला, फास्फोरस, सल्फर, ये जो होती है ये भंगुर होता है। क्या होता है? हार्ड तो होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कुछ करोगे, वार करोगे, है कि नहीं, किसी से चोट पहुंचाओगे इसको, तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाता है। हालांकि अधिकतर अधातुएं क्या होती है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद से फिर हमारा था आघातवर्धता, मेलिएबिलिटी। आघातवर्धता का मतलब होता है तत्वों का वैसा गुण जिसके चलते उसे पीट करके पतला पत्थर बनाया जा सके, तो इस गुण को हम कहते हैं आघातवर्धता। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। धातु को हम पीट पीट करके पतला तार क्या कर सकते हैं? सॉरी, पतला पत्थर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु का नाम बताएं। सोना। क्या चीज? सोना। उसके बाद किसका नंबर आता है? चांदी का आता है। चांदी का आता है। अब इसमें भी अपवाद के रूप में आप पढ़ सकते हैं कौन चीज? पारा। क्या चीज? पारा।
उसके अलावा लेड, शीशा, शीशा को भी आप पत्थर नहीं बना सकते हैं, जबकि कौन चीज है, मेटल है, धातु है। क्या चीज है, शीशा क्या चीज है, धातु है। क्या धातु है, धातु है। लेकिन उसके अंदर जो होता है धातु यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसको धातु की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे तन्यता। तो फिर आपसे पूछा जा सकता है तन्यता डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, तन्यता क्या होता है। तो ये भी तत्वों का एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है। किस तरह का गुण, वैसा गुण जिसके चलते उसे हम पतला तार बना सकें। तत्व का वैसा गुण जिसके चलते उसे हम पीट करके पतला तार बना सके, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं तन्यता डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। तो आपसे फिर भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु का नाम बताएं। सोना, क्योंकि सोना वैसा धातु है जिसे पतला से पतला आप तार बना देंगे तो भी वो जल्दी से नहीं टूटता है वो। अर्थात लगभग 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता। नहीं, तो धातुएं जो होती है वो विद्युत का भी चालक होती है और ऊष्मा का भी चालक होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का होना। धातुओं के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते उसे उसे क्या होता है, विद्युत पास कर सकता है नहीं, या ऊष्मा पास कर सकता है, ऊष्मा पास कर सकता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे ध्वनिक, कौन सी, ध्वनिक, सोनोरस। तो ध्वनि जो होता है वो धातु का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके चलते उसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। मतलब धातु को पीटने पर जो ध्वनि उसमें उत्पन्न होता है, उस ध्वनि को हम कहते हैं कौन सी, ध्वनि कहते हैं, जो अधातु में नहीं पाया जाता, अधातु में नहीं पाया जाता है। तो इतना चीज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए थे। ठीक है, चलिए हमने फिर से रिपीट कर दिया। और अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम कुछ चीजों पर ही क्लास 10th लेवल पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धातुएं जो होती है वो वायु से कैसे अभिक्रिया करती है। उसके बाद से हम फोकस करेंगे कि धातुएं जो है वो जल से कैसे रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। धातुएं जो है एसिड से, अम्ल से कैसे रिएक्शन करती है। तो इतना चीजों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और इसी तरह से कुछ अधातु के साथ ही रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसके पहले हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी, क्या चीज, सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी नहीं, सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है धातुओं को उसके क्रियाशीलता के आधार पर, कौन ज्यादा क्रिया करता है, कौन स्लो करता है, नहीं, इस तरह से उसकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई, एक श्रेणी बनाई गई। उस श्रेणी को हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई धातुओं की श्रेणी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर, उनके क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी, उनके उनके मीन्स धातुओं के, उनके क्रियाशीलता के आधार पर
क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी, बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने रिएक्शन करा करके देखा कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, उससे स्लो रिएक्शन कौन करता है, उससे स्लो रिएक्शन कौन करता है, उससे स्लो रिएक्शन कौन करता है, और कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। नहीं, तो इस आधार पर उसने क्या किया कि क्रियाशीलता के घट के आधार पर जो श्रेणी बनाया, उसी श्रेणी को हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास उतना व्यवस्था है नहीं कि आप क्रिया मतलब कि रिएक्ट करा करा करके जांचिएगा कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। जांच पाइएगा? क्योंकि हमारे पास उतना सुविधा है, उतना नॉलेज है नहीं। इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने जो बनाया रिसर्च करके, उसके आधार पर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। ये है सक्रियता श्रेणी, घटते क्रम में है। घटते क्रम का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ये वाला पोटासियम के, उसके बाद से सोडियम। आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? ऊपर वाला, ये वाला पोटासियम। ये घटते क्रम में है। कौन सी है? ये घटते क्रम में है। ये जो है घटते क्रम में है, घटते क्रम में, घटते क्रम में। मतलब सबसे एक्टिव कौन होगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ये वाला हो जाएगा। उसके बाद लोहा, ये हो जाएगा टीन, एसन, ये हो जाएगा कांच, शीशा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा तांबा, ये हो जाएगा पारा, ये हो जाएगा चांदी, ये हो जाएगा सोना। इसके बाद प्लेटिनम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में धातुओं को सजा दिया गया है। इसी श्रेणी को हम कहेंगे कौन सी? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। अब उसको याद कैसे रखोगे? इसको ट्रिक से याद रखो। इसको आप ट्रिक से याद रखोगे तो याद हो जाएगा, शायद नहीं, शायद याद हो जाए आपको। नहीं तो रट्टा मारो। कौन सी करो? रट्टा मारो।
तो इसको आप कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, कहो ना सीएम और जज अपना फैसला सुनाए प्लीज। कहो ना सीएम और जज अपना फैसला सुनाए प्लीज। कहो ना, तो सबसे पहले तो आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए। के का मतलब क्या होगा, एन ए का मतलब क्या होगा, सी ए का मतलब क्या होगा, एम जी क्या होता है, जेड एन क्या होता है, ए एल क्या होता है, एफ ई क्या होता है, एस एन क्या होता है, पी बी क्या होता है। नहीं, तब इस वर्ड से आप पकड़ पाओगे कि कोहो का मतलब क्या होगा। तो कोहो के, को, तो के से क्या हो जाएगा, पोटासियम। नहीं, ना, एन ए का मतलब कौन सा हो जाएगा, सोडियम। सी से क्या हो जाएगा, सी ए, सी ए कैल्शियम। फिर कहो ना सी एम, एम, एम तो यार, अरे एम से मैग्नीशियम हो जाएगा एम जी। नहीं तो सी एम, और ऐसे चलेगा। जज, जे, जिंक, जेड एन। नहीं, अपना, ओ, एल्यूमिनियम। फैसला, एफ से एफ ई। सुनाए, एस से क्या हो जाएगा, एस एन। पी बी, सी सा, प्लीज। तो कहो ना सीएम और जज अपना फैसला सुनाए प्लीज। कहो ना सीएम और जज अपना फैसला सुनाए प्लीज। हो सकता है कि इसे बेटर आप अपने तरफ से बना सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो हमको ही बताइएगा। नहीं, लेकिन फिलहाल इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी, कहो ना सीएम और जज अपना फैसला सुनाए प्लीज। कहो पोटासियम के, ना, एन ए, सी एम, सी ए। नहीं, मैग्ने, सी एम, एम मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके अलावा जज, जेड एन, अपना, एल्यूमिनियम, ए। नहीं, फैसला, एफ ई, सुनाए, एस एन। अब पी बी। और बाकी अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन हो गया ये। अब ध्यान से देखो, ये तीनों जो होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस चार को रख सकते हैं, ये अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। इसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होता है, ये मध्यम मतलब मीडियम होता है एक्टिविटी इसका, मध्यम क्रियाशील हो गया ये। नहीं, इसके नीचे वाला, ये
ये बहुत कम, 9 के बराबर, बहुत कम। बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि धातुएं जो है वायु से कैसे रिएक्ट करती है, जल से कैसे रिएक्ट करती है, एसिड से कैसे रिएक्ट करती है कि नहीं। इन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। धातुओं की अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया। पहला, वायु से, वायु से मीन्स ऑक्सीजन से। वायु में बहुत सारे गैसें होती है, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो सभी धातुएं जो है ना ऑक्सीजन से अलग अलग टाइप की रिएक्शन करती है। कुछ धातुएं जो होती है फास्ट रिएक्शन करती है, कुछ धातुएं जो होती है बहुत स्लो रिएक्शन करती है, और कुछ धातुएं जो है बिल्कुल वायु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो जो क्रियाशीलता श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्शन करती है, और जो मध्यम क्रियाशील है वो ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्शन करती है। और ये वाला जो देख रहे हो ये वाला बहुत कम, लगभग लगभग न के बराबर रिएक्शन करता है, न के बराबर रिएक्शन करता है। तो हम बात करते हैं कि कौन सी धातु, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि धातु रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करने के बाद बनाता है वो धातु का ऑक्साइड। क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड। मतलब धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा हमारा धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। अब हम बात करते हैं एक नंबर में कि कौन कौन से धातु है। अब धातु के रिएक्ट कराने के लिए जरूरी है कि सिर्फ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मिल जाए और रिएक्ट कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ धातु को आप ऐसे ही रखोगे तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसे तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद से क्या बना देगा, धातु का ऑक्साइड। लेकिन कुछ धातुएं वैसी है जो उसको हवा में से रखोगे तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, रस मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। कुछ धातुएं हवा में रखोगे इसे तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन कुछ धातुएं जो है ना वो हवा में रखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी से, उसकी प्रक्रिया बहुत स्लो होगी। कुछ धातु जो है गर्म करोगे तो चकाचौंध ज्वाला के साथ जल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद चकाचौंध ज्वाला के साथ क्या करेगा, जलेगा। और कुछ धातुएं जो है उसको गर्म करो या कुछ भी करो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से वैसे धातु है जिसको यदि हम खुली हवा में छोड़ दें तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। तो वो धातुएं हैं सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, इसको ऐसे हवा में रखोगे ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद से क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के मतलब धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम को ऐसे ही आप हथेली पे ऐसे रखोगे तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। मतलब सब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। किस टेम्परेचर पर? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। इसको गर्म करने की जरूरत नहीं। ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद से बना देगा आपका सोडियम का ऑक्साइड बना देगा। बैलेंस बाद में कर लेंगे हम लोग, नहीं, सोडियम का ऑक्साइड बना देगा। और इतना ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, इतना ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है इस अभिक्रिया में कि ये सोडियम ऑक्साइड जो है धू धू करके जल जाता है, स्वतः जल जाएगा, आग पकड़ लेगा इसे। सोडियम को हम ऐसे खुला हवा में रखेंगे तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और प्लस ये इतना ज्यादा ऊष्मा रिलीज करता है, बनता है, तो इस रिएक्शन में ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया, इतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है जिसके चलते इसमें आग पकड़ लेता है और ये क्या हो जाता है? जल जाता है, जल जाता है। इसका मतलब हो गया कि सोडियम को या पोटासियम को, पोटासियम के साथ यही होता है, पोटासियम के साथ भी यही होता है, पोटासियम के साथ भी यही होता है, कैल्शियम के साथ भी यही होता है, कैल्शियम के साथ भी यही होता है। लेकिन ये दोनों में आग पकड़ लेता है, ये जलने लगता है। क्यों? आपसे कोई पूछे कि सोडियम या पोटासियम को खुली हवा में रखने पर उसमें आग क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि सोडियम या पोटासियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और इसमें इतना ज्यादा ऊष्मा रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, जिसके चलते इसमें क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम सोडियम और पोटासियम को खुली हवा में नहीं रख पाएंगे, नहीं रखते हैं, उसे हम किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। क्योंकि किरोसिन तेल जो होता है वो सोडियम और पोटासियम से अभिक्रिया नहीं करता है। उसको ऐसे रखोगे क्या कर लेगा? आग पकड़ लेगा। जादू मंत्र वाला दिखाता है ना आपको, आप जाते हो क्या स्टेशन वगैरह पर, नहीं तो कहता है कि देखो कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी पढ़े लिखो को भी अपने अंदर बांध करके रख लेता है, नहीं तो वो क्या करता है, बात में आपको फंसाए रखेगा और कहीं सोडियम वगैरह जो है किरोसिन तेल में रखा हुआ रहता है, आपको बात में उलझा करके रखेगा और वहां से उठाएगा, कहेगा देखो मैं पानी में आग लगा, हाँ पानी में आग लगा दे रहा हूँ, ऐसे मारेगा सोडियम को उसके नीचे, उसको पता है कितना देर में इसमें आग पकड़ लेगा, है कि नहीं? या ऐसे हथेली पे ऐसे रखेगा, ऐसे करेगा, देखो अपने हथेली में ऐसे आग पकड़, ऐसे करेगा आग पकड़ लेगा। तो आग क्यों पकड़ता है? मंत्र से नहीं, वो साइंस है। तो मैजिक कौन सी है? टोटल साइंस है। और कुछ चीजें और होता है उसके साथ, लेकिन जादू कम से कम नहीं होता है, जादू नहीं होता है। तो ये दोनों जो है, इसीलिए दोनों को हम हवा में नहीं रखते हैं। अब कैल्शियम है तो ये भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन इतना ऊष्मा जेनरेट नहीं हो पाता है जिसके चलते इसमें आग पकड़ ले। तो ये दोनों में ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है? कम उत्पन्न होता है। इसीलिए कैल्शियम से में ही रिएक्शन होता है कैल्शियम के साथ भी, लेकिन ये ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? कम होता है, जिसके चलते इसमें आग नहीं पकड़ पाता, आग नहीं पकड़ पाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। तो बाकी किसी भी तत्व को हवा में इसे रखोगे तो फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, स्लो रिएक्शन होता है। जैसे लोहा, तो लोहा को कुछ दिन तक रखोगे तो उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्शन करने के बाद वो जलता वगैरह नहीं है, उसके ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग का लगना। क्या बोलते हैं? जंग का लगना, जंग का लगना। उसी तरह से कुछ धातुएं वैसी होती है जो स्लो रिएक्शन करती है और कुछ धातुएं वैसी होती है जिसको आप गर्म करोगे तो चकाचौंध ज्वाला के साथ वो जलना चालू कर देता है। कौन सा धातु हो सकता है? जल्दी से 2 सेकंड देते हैं टाइम। वह कौन सा धातु है जिसे गर्म करने पर
चकाचौंध जल जाता है वो। आपको प्रैक्टिकली हम दिखा चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया में। कौन सा? हाँ, मैग्नीशियम का फीता, याद है? मैग्नीशियम के फीता का हमने क्या किया था, जलाया था, और चकाचौंध ज्वाला के साथ क्या करता है वो, जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। तो मैग्नीशियम को भी यदि हवा में रखोगे तो उसके ऊपर भी ऑक्साइड का परत चढ़ेगा, लेकिन उसको गर्म करोगे तो जलना चालू कर देगा। लेकिन उसके अलावा किसी भी धातु को आप गर्म करोगे तो चकाचौंध ज्वाला के साथ नहीं जलेगा। लोहा को गर्म करोगे तो जलेगा वो? नहीं जलेगा। तांबा को गर्म करोगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। कौन सा धातु जलता है? मैग्नीशियम जलता है। हाँ, लोहे के साथ ऐसी घटना घट सकती है। कब? यदि लोहे का हम बारीक चूर्ण बना दें, चावल के जैसा छोटा छोटा दाना बना दें, उसको यदि हम बर्नर पर गर्म करें, हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, तो वो जल सकता है। चटचट की आवाज के साथ क्या हो सकता है? जल सकता है। कब? जब उसे हम छोटा छोटा चूर्ण बना करके गर्म करें तब। तो अपवाद हो गया। एक मैग्नीशियम हो गया जो चकाचौंध ज्वाला के साथ जलेगा, बाकी कोई भी धातु नहीं जलेगा। उसको गर्म करोगे, ज्यादा गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? परत चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? परत चढ़ेगा। इस तरह से मैग्नीशियम को हम यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो जलेगा, और जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाएगा। श्वेत चूर्ण बनाएगा। श्वेत चूर्ण देखे थे ना हम लोग? तो जलेगा, क्या होगा? गर्म करने पर ये जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाएगा। श्वेत चूर्ण बनाएगा। और इसी को यदि हम गर्म नहीं करें, यदि हवा में इसे छोड़ दें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जैसे कार्बन को याद करो कि दो टाइप के कार्बन का हम फीता आपको दिखाए थे। एक एकदम सफेद था और दूसरा कालापन लिए हुए था। तो कालापन लेने का मतलब वायु के संपर्क में आने से जो काला काला दिख रहा था वो एक्चुअली ऑक्साइड का कौन सी था? परत था, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर क्या जम गया था? परत जम गया था। तो यदि इसको गर्म नहीं करोगे, ऐसे ही यदि छोड़ देते हो तो ये भी MgO ही बनेगा, लेकिन ये परत हो गया। कौन सी हो गया? ये उसके ऊपर परत चढ़ जाएगा ये वाला। लोहे के साथ ऐसे ही होता है, लोहे के साथ भी ऐसे ही होता है। याद रहेगा इतना? अच्छा, और कभी कभार क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम, लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो लोहे के ऊपर ऑक्साइड का जो परत चढ़ता है तो वो लोहे को नुकसान करता है। वो जंग के रूप में धीरे धीरे झड़ना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। लेकिन किसी धातु की स्थिति में वो फायदेमंद भी हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम, कौन चीज? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को यदि हम खुला हवा में छोड़ दें तो उसके ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। तो वो परत जब चढ़ जाएगा ना तो वो एल्युमिनियम की सुरक्षा करता है। क्यों सुरक्षा करता है? क्योंकि वो लोहे की जंग की तरह झड़ता नहीं है, वो चारों ओर से एल्युमिनियम के ऊपर वो चिपक जाता है वो। और वायु से और एल्युमिनियम, जो प्योर एल्युमिनियम है, उसके बीच का संपर्क को क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिसके चलते ऑक्सीजन नीचे रिएक्शन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो इस तरह से वो उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब वहीं हम क्या करें कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का परत हम मोटा कर दें, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्यों ऐसा किया जाता है? उसके सुरक्षा के लिए। किस लिए? उसके सुरक्षा के लिए। तो आपसे कोई पूछे एनोडीकरण क्या होता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर, किसके ऊपर? एनोडीकरण, एनोडीकरण एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया
एनोडीकरण कहलाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? उसके सुरक्षा के लिए, ताकि उसमें वो वायु का संपर्क उसे क्या हो जाए, कट जाए, वायु का संपर्क कट जाए। बाकी ये जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर Mg के नीचे यहाँ तक तो ठीक ठाक रिएक्शन होता है, लेकिन इसके आगे ये सब जो होता है ना, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, किसी भी हालत में नहीं करेगा ये। कौन? ये सब कॉपर तो थोड़ा देर कर भी जाता है, ये चांदी, ये सोना, प्लेटिनम, ये सब क्रिया नहीं करता। चाहे उसको गर्म करो, चाहे उसको सालों भर, 2 साल, 100 साल तक उसको छोड़ दोगे, सोना चांदी ये सबको, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन ज्यादा करता है? जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, वही ज्यादा रिएक्शन करता है, वही ज्यादा रिएक्शन करता है। आगे बढ़े। अच्छा, धातु के कुछ ऑक्साइड वैसे होते हैं जिनके अंदर अम्लीय गुण भी होता है और क्षारीय गुण भी होता है। धातु के ऑक्साइड जनरली क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा नोट में, इसको नोट में याद रखिएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। याद है एसिड बेस में पढ़ाए थे, अ से अधातु, अ से मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति। तो जितना धातु का ऑक्साइड आप देख रहे हो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि इसका घोल बना ले, यदि हम धातु के ऑक्साइड का हम घोल बना लें, जलीय विलयन बना लें, और उसके अंदर हम लाल लिक्विड पदार्थ को डालेंगे तो क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो नीला कर देने का मतलब क्या हो गया? ये क्षारीय हो गया। क्या हो गया? क्षारीय हो गया। लेकिन धातु के कुछ ऑक्साइड वैसे होते हैं जिसके अंदर अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों होता है। एसिड प्रॉपर्टी भी होता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब एसिड नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? उभयधर्मी एम्फोट्रिक, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु के वे ऑक्साइड, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हो, जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हो, प्रदर्शित क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी। धातु के वैसे ऑक्साइड जिसके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है, धातु के वैसे ऑक्साइड जिसके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं उसको। तो इसमें 2 ऑक्साइड आपको याद रखना, ये भी बराबर एग्जाम में आता है। उदाहरण में एक आ गया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक आ जाता है ZnO जिंक ऑक्साइड। ये 2 चीज जो है ये बराबर आपको ऑब्जेक्टिव में देते रहता है, या ये 2 नंबर में पूछ सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उदाहरण दें।
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दें। नहीं, उदाहरण में आपको याद रखना है Al2O3 ZnO, Al2O3 ZnO, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल भी कर देगा और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला भी कर देगा। इसके अंदर दोनों तरह का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, दोनों तरह का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जल से। किससे? जल से। तो जल तीन टाइप का होता है, ठंडा जल, गर्म जल और एक होता है स्टीम, भाप। नहीं तो कुछ धातुएं ठंडा जल से क्रिया करती है, कुछ गर्म जल से, और कुछ जो होता है भाप से, और कुछ जो होता है तीनों में से किसी से नहीं। हर समझ में? तो ध्यान से देखो यहाँ पर धातु जो है ठंडा जल या गर्म जल, यदि इसे रिएक्ट करता है तो रिएक्शन करने के बाद धातु का हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु का हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड और प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा, यदि जो धातु भाप के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? भाप के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं एक नंबर में कि ठंडा जल से कौन कौन रिएक्शन करता है। ठंडा जल, तो ठंडा जल से रिएक्शन करने वाला हो जाएगा सोडियम पोटासियम और कैल्शियम। हर समझ में? ये तीनों ठंडा जल से रिएक्शन है, मतलब इसको पानी में डाले वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। ये रिएक्ट करेगा तो ध्यान दो, जैसे बात करते हैं सोडियम का, तो इसको यदि हम ठंडा जल में यदि हम रखेंगे तो ये बन जाएगा NaOH प्लस H2 गैस। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी कौन सी है? इसमें भी ऊष्मा रिलीज होगा। इतना ज्यादा ऊष्मा रिलीज होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है धू धू करके जल जाता है, और हाइड्रोजन जलेगा तो आग, मतलब आग पकड़ लेता है। आग पकड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोडियम को जब हम या पोटासियम को जब हम पानी में से डालते हैं तो डालने के बाद से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर डालोगे तो तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो तीनों प्रोडक्ट बनाएगा। इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा कि हाइड्रोजन गैस में क्या पकड़ लेगा, आग, और धू धू करके क्या हो जाएगा, आग। तो जादू मंत्र वाला कुछ ऐसे भी पानी मांग लगाता है, ऐसे रखे रहेगा सोडियम पोटासियम, मारेगा आग ऐसे पानी में, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करेगा, वो तो कहीं दे रखा हुआ है, ऐसे हाथ करेगा, अब मंत्र पड़ेगा ऐसे मारेगा, ऐसे हिम श्रींग नहीं, ऐसे करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मंत्र से आग पकड़वा लिया, लेकिन वो हाथ में क्या रखे रहता है, सोडियम पोटासियम रखे रहता है। पानी में जाएगा तो आप साइंस पढ़े हैं तो आपको पता है कि अरे ये मंत्र से आग नहीं लग रहा है, ये कहीं ना कहीं सोडियम पोटासियम वगैरह रखा हुआ है जो इसे पानी में डालता है तो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ऊष्मा, और ऊष्मा के चलते हाइड्रोजन गैस पर आग पकड़ लेता है, जल जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, जल जाता है। उसी तरह से पोटासियम भी करता है, कैल्शियम भी ऐसे ही रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें ऊष्मा कम रिलीज होता है जिसके चलते आग नहीं पकड़ता है, आग नहीं पकड़ता है, आग नहीं पकड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं गर्म जल के साथ कौन रिएक्शन करता है। गर्म जल के साथ कौन रिएक्ट करता है, तो गर्म जल के साथ रिएक्शन करने पर यही चीज बनेगा। तो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है आपका मैग्नीशियम,
कौन? मैग्नीशियम करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे गर्म जल के साथ, ये ये भी बनेगा वही चीज, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। लेकिन इसमें आग वगैरह नहीं पकड़ेगा क्योंकि स्लो रिएक्शन है। कौन सी है? और उतना उसमें रिलीज नहीं होगा जिसके चलते हाइड्रोजन जल जाए। उसके बाद से भाप के साथ अब क्रिया, किसके साथ? भाप के साथ। तो भाप के साथ अब क्रिया जो है ये सब करता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, ये भाप के साथ, ये ठंडा जल गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ? भाप। और भाप के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, ये भाप के साथ करेगा, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखे हैं धातु के ऑक्साइड, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। और बाकी जो है ये तांबा हो गया, ये जिंक हो गया, मतलब सक्रियता श्रेणी में नीचे वाला सब हो गया, सॉरी जिंक कह रहे हैं, Ag हो गया, नहीं उसके अलावा सोना हो गया, Ai हो गया, ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग गर्म जल का जो पानी रखने वाला जो टैंक होता है, गर्म जल का टैंक, तो उसको जनरली हम लोहे को ना बना करके तांबा का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि लोहे का बनाएंगे तो गर्म जल रखने से उसमें भाप बनेगा, तो भाप से वो रिएक्ट कर जाएगा, सॉरी भाप से या गर्म भाप से क्या कर जाएगा? अरे एक तो टैंक मजबूत होना चाहिए, तो स्वाभाविक है उसे हम लोहे का ही बनाएंगे, तांबा का बनाएंगे नहीं। तो लोहे का यदि हम बनाते हैं तो गर्म जल के साथ जो भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, तो उस स्टीम के साथ लोहा क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा? लेकिन यही यदि हम तांबे का बनाते हैं तो तांबा रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए गर्म जल का टैंक जो होता है ना, वो तांबे का बनाया जाता है, न कि लोहे का बनाया जाता है। इसलिए आप लोग थर्मस वगैरह देखते हुएगा, जो पीछे वाला जो चीज होता है वो या तो तांबा का रहता है और नहीं तो कुछ मिश्र धातु का लेप किया हुआ रहता है, जो आपको भाप से रिएक्शन नहीं करे, भाप से रिएक्शन नहीं करे। अरे समझ में? अच्छा, उसी तरह से अब अपना ठंडा जल, गर्म जल और भाप, ठंडा जल, गर्म जल और भाप। अब एक चीज होता है यहाँ पर, एसिड के साथ, धातु एसिड के साथ रिएक्ट करके लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन, जो हम लोग एसिड बेस और क्षार में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया या भभकता द्रव। क्या चीज? भभकता द्रव, भभकता द्रव, भभकता द्रव। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं, सांद्र HCl, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है एक्वारेजिया अम्लराज। जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल राज, इसको बोला जाता है, अम्ल राज बोला जाता है उसको, मतलब एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बोला जाता है उसको, एक्वारेजिया उसको बोला जाता है। भभकता द्रव, भभकता द्रव बोला जाता है। जो सोने चांदी को गलाने में काम करता है, सोने चांदी में जो रखा हुआ रहता है तो वो एसिड वो नहीं होता है, वो जो होता है वो होता है यही अम्लराज होता है, एक्वारेजिया होता है। नहीं, उसको कहीं फेंक दोगे तो पूरा क्या करेगा? जला देगा। सोने चांदी को यदि ज्यादा देर तक उसके अंदर साफ करोगे तो सोने चांदी को भी क्या करेगा? गला देगा। वो बहुत स्ट्रांग होता है।
अब इसको मिलाकर कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखो, 3:1 में, मतलब यदि आपको 4 लीटर, यदि आपको भभकता द्रव अम्लराज बनाना है तो उसमें 3 लीटर HCl होना चाहिए और 1 लीटर क्या चीज HNO3 होना चाहिए। तो एग्जाम में बराबर पूछता है कि HCl और HNO3 के किस अनुपात में बनाने पर अम्लराज बनता है, तो आपको क्या याद रखना है, 3:1। तो सवाल है कि कभी HNO3 शुरू में कर देगा, HCl लास्ट में कर देगा, तो वहां पर 1:3 हो जाएगा। तो याद कैसे रखोगे तो ध्यान से देखो, HCl, HCl में कै लेटर्स है, तो बस जिधर ये रहेगा उधर 3 लिखना, जिधर रहेगा HCl, ट्रिक हालांकि अलग अलग नहीं है, Cl एक ही चीज है, लेकिन याद करने का कुछ ट्रिक होता है जिसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो HCl 1 2 3, तो ये जिधर है उधर 3 लिखना है, याद हो गया। HCl 3:1, HNO3 HCl का अनुपात पूछे तब 1:3, 1:3। ये हो गया हमारा अम्लराज या एक्वा रिज, यह हो गया जिसको भभकता द्रव भी कहते हैं।